जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुल शुक्ला आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल व नेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे, साथ ही साथ उसकी एनालिसिस भी करेंगे और जहां पर भी हमें स्टैटिक जीके की आवश्यकता रहेगी वहां पर स्टैटिक जीके को भी जानेंगे। इसी के साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई प्रीवियस स्कीम्स या जो आने वाली स्कीम्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि नेशनल न्यूज से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं। CJI DY चंद्रचूड़ रिकमेंडेड एज हिज सक्सेसर, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि DY चंद्रचूड़ जी हैं प्रेजेंट टाइम में, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संजीव खन्ना जी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि DY चंद्रचूड़ जी प्रेजेंट टाइम में 50th यानी 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहे हैं। अब इनका कार्यकाल हाल ही में पूरा होने वाला है, इनका टेन्योर, जिसके चलते इन्होंने संजीव खन्ना जी का नाम आगे किया है या उसकी सिफारिश की है कि इनको 51वें नंबर का यानी 51st नंबर का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह नियुक्त किया जा सकता है। तो देखने को मिल सकता है कि ये हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज के रूप में काम करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर कुछ और नाम दे रखे हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसा कि पहला नाम आपके सामने दे रखा है यू ललित जी का, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जज के रूप में काम कर चुके हैं और इनका जो कार्यकाल था यानी ये 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ पर दलवीर भंडारी जी का नाम दिखाई दे रहा है, तो ये ICJ के अंदर यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर का हेग यानी नीदरलैंड के अंदर स्थित है, वहां पर एज अ चीफ जज भारत की तरफ से ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम भी एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ICJ एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करती है। इसी के साथ यहाँ पर रंजन गोगोई जी का नाम दिखाई दे रहा है, यह भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काम कर चुके हैं और जो राम मंदिर वाला फैसला आया था यानी अयोध्या मामले में जो राम मंदिर का फैसला आया था वह इनके द्वारा ही दिया गया था। प्रेजेंट टाइम में ये एज अ राज्यसभा मेंबर काम कर रहे हैं या इनको अपॉइंट किया गया है। आइए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर जान लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह इंडिया के अंदर एक ही है और यह दिल्ली के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना या फिर इसमें काम करना, सुप्रीम कोर्ट ने काम करना कब से स्टार्ट किया, तो यह 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया है। और इसके अंदर जो चीफ जजेस यानी जो जजेस का रेशियो रहता है वह 33+1 का रेशियो रहता है, यानी एक चीफ जस्टिस होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 33 और जज रहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर बता देते हैं हम कि जो सुप्रीम कोर्ट है यह एक संवैधानिक इकाई है, यानी यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके लिए जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अंदर दिया हुआ है वह 124 हो जाएगा, 124। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे देश के अंदर हाईकोर्ट कितने हैं, तो इसका आंसर आप सभी लोग करके जरूर से बताइएगा। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है या नए राष्ट्रपति यहाँ पर कौन बने हैं? तो इनका नाम हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन यानी प्रबोवो सुबियांटो। ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने जोको विडोडो को रिप्लेस किया है, यानी इनसे पहले यहाँ पर जोको विडोडो जी यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे। इसी के साथ यहाँ पर कैर स्टैमर जी का नाम आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, तो ये न्यू PM बने हैं यानी नए राष्ट्रपति बने हैं ब्रिटेन के। इन्होंने ऋषि सुनक जी की जगह ली है यानी उनको रिप्लेस किया है।
और साथ ही यहाँ पर इशिबा जी का नाम दिखाई दे रहा है, ये जापान के नए पीएम के रूप में चुने गए हैं। आइए जानते हैं इंडोनेशिया के बारे में कुछ चीजें। यहाँ पे आप सभी लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इंडोनेशिया जो है यह एक आइलैंड कंट्री है, यानी यह एक द्वीपीय देश है। सबसे पहले तो ये चीज हो जाएगी। और इसकी अगर आपसे कैपिटल पूछी जाती है तो इसकी कैपिटल हो जाएगी जकार्ता, जो कि अब कुछ ही समय में चेंज होने वाली है। इसलिए यहाँ पर इसकी जो न्यू कैपिटल हो जाएगी इंडोनेशिया की, तो ये न्यू कैपिटल इनकी हो जाएगी नुसंतारा, जो कि ईस्ट कलिमंतर आइलैंड पर है। इसकी जरूरत इन्हें इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो जकार्ता है यह आपको यहाँ पे जावा आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर स्थित है, जो कि अब धीरे धीरे करके डूब रहा है। इसके चलते इन्हें नई कैपिटल को बनाने का काम शुरू करना पड़ा है। अगर आपसे पूछा जाता है तो इनकी करेंसी क्या हो जाएगी, यानी इनकी मुद्रा क्या रहेगी, तो इनकी करेंसी हो जाएंगी इंडोनेशियन रुपया। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक आइलैंड कंट्री है। इसी के साथ यहाँ पर बता दें कि 2022 में जो G20 हुआ था, यानी G20 की जो समिट हुई थी वह इंडोनेशिया के अंदर ही बाली के अंदर कंडक्ट कराई गई थी। और इस बार की जो G20 की समिट है वह ब्राजील के अंदर कंडक्ट कराई जा रही है। और इसके पहले यानी 2023 में जो G20 की समिट थी वह इंडिया के अंदर कंडक्ट कराई गई थी। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री या फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ यहाँ पर कौन लेगा या किसने लिया है, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि नायब सिंह सैनी जी हो जाएंगे। नायब सिंह सैनी बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ पर तीसरी बार बीजेपी पार्टी ने अपनी सरकार को बनाया है। इनके पहले यहाँ पर जो मुख्यमंत्री या फिर सीएम हुआ करते थे वह मनोहर लाल खट्टर जी हुआ करते थे। नायब सिंह सैनी जी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर और एक चीज जान लेते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जी अभी यहाँ पे नए सीएम बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। यहाँ पर भी हरियाणा के साथ ही इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया गया था। अब जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। यह अब यूनियन टेरिटरी नहीं रहा है, लेकिन लद्दाख जो है वह अब भी एज अ यूनियन टेरिटरी ही काम करता रहेगा। इसी के साथ आइए चलते हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं हरियाणा के बारे में कुछ चीजें। तो हरियाणा की जो कैपिटल हो जाएगी, अगर आपसे पूछते हैं तो हरियाणा की कैपिटल आप सभी लोग जानते हैं चंडीगढ़ हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हरियाणा का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो हरियाणा का फॉर्मेशन 1966 में इसको हिंदी भाषी राज्य के रूप में पंजाब से अलग करके बनाया गया था। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि अभी इलेक्शंस को कंडक्ट कराया गया, यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी, तो विधानसभा सीटें यहाँ पे 90 होंगी। लोकसभा अगर आपसे पूछा जाता है तो लोकसभा 10 सीटें हैं और राज्यसभा का जो रेशियो हो जाएगा वो 7 रहेगा, यानी राज्यसभा सीटें यहाँ पर 7 हो जाएंगी। यहाँ हरियाणा के अंदर ही गुरुग्राम के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, जो कि सोलर एनर्जी के ऊपर काम करता है। और हरियाणा के अंदर ही अगर आप देखें तो हरियाणा में जो डेयरी एंड मिल्क का सेंटर है वह भी हरियाणा के अंदर ही बना हुआ है। हरियाणा के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी एक साइट पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी साइट है राखी गढ़ी, जिसका नाम हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेरा होऊ चोंगबा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा या फिर इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर इस फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर हो जाएगा।
मणिपुर के अंदर 2 ट्राइब्स रहती हैं। आप सभी लोग काफी ज्यादा देखा होगा कि उन 2 ट्राइब्स के रूप में इस टाइम काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके चलते इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है कि उन दोनों ट्राइब्स के बीच में समन्वय स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर 2 ट्राइब्स कौन कौन सी हो जाएंगी, तो कुकी ट्राइब हो जाएगी और मैती ट्राइब हो जाएगी। इन दोनों ट्राइब्स के अंदर समन्वय स्थापित करने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मणिपुर की जो कैपिटल हो जाएगी वह क्या रहेगी, तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल हो जाएगी। यह नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और अभी हाल ही में यहाँ पर रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए काम भी शुरू किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर बता दें कि यहाँ पे लोकटक लेक स्थित है, जो कि जिसके ऊपर केबुल नामजोवा नेशनल पार्क स्थित है, जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी फर्स्ट इंडिजिनस मल्टीपर्पज शिप संपर्क यानी भारतीय नौसेना का बहुउद्देशीय जहाज संपर्क किस कंपनी के द्वारा यहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। यानी इंडियन नेवी को एक जो जहाज है या एक शिप है उसको सौंपा गया है जिसका नाम है संपर्क, जो कि मल्टीपर्पज शिप है और यह इंडिजिनस है, यानी कि यह जो है हमारे भारत के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है। इसमें किसी भी अन्य देश का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। यह मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है। इस शिप को किसके द्वारा बनाया गया है, तो यह लार्सन एंड टर्बो कंपनी, आप सभी लोग जानते होंगे, काफी ज्यादा मेट्रो वगैरह जो भी बनती हैं वह भी यह कंपनी बनाती है, तो आप सभी लोग जानते हैं इस कंपनी को। इसी कंपनी के द्वारा जो ये मल्टीपर्पज शिप है संपर्क, इसको भी डेवलप किया गया है। इस शिप के द्वारा हम जैसे अगर कहीं पे कोई जहाज फंस जाता है या फिर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को मतलब इस पे लैंड कराना है, तो इन सब चीजों के लिए इसको यूज में लाया जा सकता है। और ये जो राम मंदिर बनाया जा रहा है वह भी लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा ही उसका निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ अडानी ग्रुप के द्वारा इजराइल के अंदर हाइफा पोर्ट को लीज पर लिया गया है। कोची शिपयार्ड यह केरला के अंदर स्थित है और मंझगांव शिपयार्ड यह गोवा का शिपयार्ड हो जाएगा। यहाँ पर आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप्स वगैरह या फिर शिप्स को भी यहाँ पे डेवलप किया जाता है। आइए आगे चलेंगे। हाल ही में HAL को अक्टूबर 2024 में किस दर्जे पर अपग्रेड किया गया है, तो HAL आप सभी लोग जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वह बेंगलुरु के अंदर हो जाएगा। यह बेंगलोर की एक कंपनी है और इसको अभी हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। महारत्न कंपनी या फिर मिनी रत्न, नवरत्न कंपनी, इसका दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए, तो यह दर्जा सिडबी के सिडबी के द्वारा इस दर्जे को दिया जाता है। HAL कंपनी के द्वारा ही जो आपका तेजस एयरक्राफ्ट है इसको डेवलप किया गया था, जो कि लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। तेजस को भी HAL के द्वारा ही डेवलप किया गया है और अन्य एयरक्राफ्ट वगैरह इन सभी चीजों को HAL कंपनी के द्वारा ही डेवलप किया जाता है। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। इसका आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु रहेगा। आइए आगे चलेंगे।
ओडिशा तट पर आए हुए भीषण चक्रवाती तूफान यानी साइक्लोन ओडिशा के अंदर आया हुआ है, उसका नाम क्या हो जाएगा? अगर आपसे उसका नाम पूछते हैं तो साइक्लोन दाना नाम का जो इस टाइम चक्रवात है या फिर तूफान आप कह लें, वह ओडिशा, वेस्ट बंगाल इन सभी जगहों को हिट किया हुआ है। इसका फॉर्मेशन बे ऑफ बंगाल में हुआ और इसने सबसे ज्यादा पहले पुरी के अंदर स्ट्राइक किया है। साइक्लोन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि साइक्लोन जो होता है यह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर वाली जो कंडीशन होती है उसके बनने पर यह साइक्लोन का निर्माण होता है। साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होते हैं टेम्परेट साइक्लोन। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर कौन से साइक्लोन्स आते हैं, तो इंडिया के अंदर हमेशा ही ट्रॉपिकल वाले साइक्लोन्स आते हैं। और साइक्लोन को हम चार नामों से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है इंडियन ओशियन में, तो इंडियन ओशियन में इसको साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं। अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में पूछा जाए या पैसिफिक वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में इसको विली विली कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हरी इसे जापान वगैरह में क्या कहते हैं, तो इसको हरिकेन के नाम से भी जानते हैं। और इसे साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज जरूर आपसे पूछी जा सकती है कि इस साइक्लोन दाना नाम जो है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो साइक्लोन दाना नाम आप बता दीजिएगा कि ये जो दाना नाम साइक्लोन का है वह हांगकांग के द्वारा दिया गया है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2024 का साहित्य का नोबल यानी लिटरेचर के फील्ड में जो नोबल प्राइज है वह किसको इस बार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हान कांग, यानी हान कांग या साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। इनको इस बार का लिटरेचर के फील्ड में नोबल प्राइज जो है वह दिया गया है। साउथ कोरिया से पहली ऐसी महिला हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। नोबेल प्राइज आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत 1901 से हुई है और नोबेल प्राइज हमेशा 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज जो है वह अल्फ्रेड नोबेल की याद में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये नोबेल प्राइज 5 कैटेगरी में दिए जाते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और पीस, लिटरेचर और मेडिकल के फील्ड में। इन 5 कैटेगरीज के अंदर नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में अब तक की किसी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो हाँ, इंडिया में भी कई लोग हैं जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया है। तो सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1930 में। इनको लिटरेचर के लिए मिला था। इनकी जो एक रचना है गीतांजलि, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1913 में इनको दिया गया, 1913 में। और सेकंड नंबर पे अगर आपसे पूछा जाता है कि किसको मिला है, तो सीवी रमन जी का नाम आप सभी लोगों ने सुना हुआ होगा। इनको 1930 में
जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था रमन इफेक्ट के लिए। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए मदर टेरेसा तीसरे नंबर पर हो जाएंगी, और भी कई नाम है, लेकिन 2019 में अभी नोबेल प्राइज दिया गया था अभिजीत बनर्जी जी को। अभिजीत बनर्जी जी को इनको इकोनॉमिक के फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। बाकी इसके साथ ही आप लोग यह भी जान अमर्त्य सेन जी को भी इंडिया के हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है, और मदर टेरेसा उनको पीस के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलेंगे। 2024 तक की भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सी मील का पत्थर हासिल किया है, यानी इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है उस वह अब तक की कितना हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा $700 बिलियन का जो विदेशी मुद्रा भंडार भारत का है वह पूरा हो चुका है। इसकी जानकारी किसके द्वारा दी गई है, तो इसकी जानकारी आरबीआई के द्वारा दी गई है। आरबीआई के गवर्नर कौन हो जाएंगे अगर आपसे पूछा जाए तो ये शक्तिकांत दास जी हो जाएंगे। ये इस टाइम प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछते हैं कि आरबीआई को बनाया कब गया था, तो आरबीआई को 1 अप्रैल को बनाया गया था 1935 में। आरबीआई ने हाल ही में 2024-25 के लिए जीडीपी भारत की 7.2% बताई हुई है। 2024-25 के लिए अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई के द्वारा भारत की जीडीपी कितनी बताई है या कितनी हो सकती है, तो 7.2% रहे। तो चलिए यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तथा जो भी चीजें हैं वह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपना फीडबैक दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।